हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो जो हमारा है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट सेकंड है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल क्विक एंड क्लियर एकेडमी में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे भी इसका लिंक शो कर रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने पिछले वीडियो में मैंने जो पढ़ाया था उसका शॉर्ट व्यू दे देती हूँ। ठीक है, तो हमने पढ़ाया था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन होता है वो लंग्स होता है। ठीक है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होता है। ठीक है, उसके अलावा लंग्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे ऑर्गन भी होते हैं जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से वो ऑर्गन थे? वो थे नेजल पासेज, फेरेक्स, लैरिक्स, और उसके बाद ट्रैकिया, और फिर ट्रैकिया ही जो बाद में टूटता है वो किसमें? ब्रोंकी, ब्रोंकियस, एल्वियोली, जो कि क्या होता है? लंग्स का ही पार्ट होता है। उसके बाद मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ने के लिए हम उसे 4 भागों में बांटते हैं। पहला था क्या? इंटरनल रेस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसके बाद था सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन को पढ़ने के लिए मैंने ब्रीदिंग और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताया था। ब्रीदिंग में मैंने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म समझाया था। और उसके बाद जब मैंने बताया था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो हमारे लंग्स से बॉडी टू लंग्स जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके जरिए होता है? मैंने बताया था कि ऑक्सीजन का होता है हेमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है हेमोग्लोबिन बाइकार्बोनेट और प्लाज्मा के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में मैंने बताया था कि जो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें एक्सचेंज होता है गैसेस का किसके बीच? ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में होता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो मैंने पढ़ाया था वो था सेलुलर रिस्पायरेशन, जिसके बारे में मैंने बोला था कि ये सेकंड पार्ट में मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, वो सेलुलर रिस्पायरेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहती हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, जो पॉइंट है सबसे पहले मैं बताऊंगी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होता क्या है? टाइडल वॉल्यूम जो होता है कि हमारा कुल जो हम इंस्पायर करते एक्सपायर करते यानी सांस लेते और सांस छोड़ते हैं, टोटल जो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है उसे हम क्या कहेंगे? टाइडल वॉल्यूम। ये इसका क्या कहेंगे? 500 ml है। इसका एवरेज हम क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर को कंज्यूम कर सकते हो किसके थ्रू? नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगी कि टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है। टोटल लंग कैपेसिटी होता है कि जब हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन लेते हैं यानी कि फोर्स से हम सांस जब अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर को खींचते हैं तो उसमें क्या होता है? जो टोटल एयर जो हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं, ठीक है, उस वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे? टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, अब है क्या? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए ये दोनों में आप ध्यान दीजिएगा कि फ़र्क होता है। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम लोग फोर्सफुल इंस्पायरेशन से ले सकते हैं उस वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या कहेंगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इसमें क्या था कि टोटल मैंने टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कहा था क्या? किसके बाद? फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद। ठीक है, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में मैंने क्या बताया? एडिशनल जो हो रहा है फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद उस वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या कहेंगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका एवरेज कितना होता है? 2500 से 1100 मिलीलीटर। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये भी इसी की तरह होता है। इसमें क्या होता है कि फोर्सफुल हम एक्सपायरेशन के द्वारा जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को हम बाहर की तरफ ये छोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका क्या एवरेज होगा? 1000 से 1100 मिलीलीटर। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होता है वो क्या होता है कि हम नॉर्मल जब एक्सपायर करते हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो हम वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करते हैं उस वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या कहेंगे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहेंगे। ठीक है, वो हमारा कैपेसिटी हुआ इंस्पायरेशन करने का। ठीक है, और इसका अगर फॉर्मूला कहेंगे तो टाइडल वॉल्यूम जो मैंने बताया था प्लस IRV यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद है लास्ट एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल इंस्पायर कर रहे हैं, नॉर्मल इंस्पायर के रिजल्टेंट में हम जो वॉल्यूम ऑफ एयर
एयर, हाँ एक्सपायर, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर रहा है, ठीक है, उस कैपेसिटी को क्या कहेंगे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, और इसका फॉर्मूला होगा टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का फोर्थ प्रोसेस, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन सेल में पहुंचता है वो क्या करता है, हमारे सेल में जो ग्लूकोज रहता है उसे ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन दो तरीका का होता है, पहला होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीडाइज तो होता है लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि फ्रॉम द वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से क्या निकलता है, 2 ATP का निर्माण होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम एनिमल टिश्यू को बात करें तो स्केलेटल मसल का बोलेंगे, ठीक है। स्केलेटल मसल में हम रिएक्शन देखेंगे तो फ्रॉम द वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्या निकलता है रिजल्टेंट में, फ्रॉम द वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज निकलेगा क्या, लैक्टिक एसिड निकलेगा, उसके साथ साथ 2 ATP निकलेगा। अगर एग्जांपल हम लेंगे यीस्ट और बैक्टीरिया का तो फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 ATP निकलेगा, उसके साथ साथ 2 इथाइल अल्कोहल जिसे मेथेनॉल भी कह सकते हैं प्लस 2 ATP का निर्माण होगा, प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी निकलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब पढ़ेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारे सेल में ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसे स्टडी करने के लिए हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे। पहला होता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होता है हमारा ट्रांजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है क्रेब्स साइकिल और फोर्थ होता है इलेक्ट्रॉन चेन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो होता है सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम EMP पाथ भी है, क्योंकि इसका जिसने नेमिंग दिया था साइंटिस्ट का उसका नाम था EMP पाथवे, ठीक है। तो हम इसका अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्या टूटता है किसमें, 2 पाइरुवेट में, प्लस क्या होता है 2 ATP का रिलीज होता है, उसके साथ प्लस 2 NADH निकलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का इसमें भी आवश्यकता नहीं होती, इस कारण ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस क्या होता है, सेम टू सेम एनारोबिक रिएक्शन के प्रोसेस के जैसा हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है ट्रांजिशन रिएक्शन। ट्रांजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा जो 2 पाइरुवेट बना है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एसिटाइल CoA में, ठीक है। एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है, उसके साथ साथ इसमें क्या क्या निकलता है, इसमें निकलता है एक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एक निकलता है NADH, ठीक है। अब हम क्योंकि यहाँ पे 2 पाइरुवेट हमने पहले वाले रिएक्शन में पढ़ा था 2 पाइरुवेट, तो उसके अनुसार इसमें क्या निकलेगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 NADH, ठीक है। तीसरा प्रोसेस जो होता है वो होता है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है, सेट्रिक साइकिल भी कहा जाता है या ट्राइकार्बोलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल का जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए मैंने ट्रांजिशन रिएक्शन में बताया था एसिटाइल CoA निर्माण हो रहा है, एसिटाइल CoA से ये क्या कन्वर्ट हो जाता है सिट्रेट में, ठीक है। सिट्रेट से ये कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट, उसके बाद क्या होता है अल्फा कीटो गिलरेट में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि NAD+ जो होता है वो टूट जाता है NADH+H+ में, ठीक है। और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या होता है रिलीज होता है। अब ये जो बना अल्फा कीटो गिलरेट उससे कन्वर्ट होकर क्या बना सक्सेनाइल CoA, ठीक है। इसमें भी सेम क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, प्लस क्या होता है NAD+ क्या टूट जाता है NADH+H+ में, ठीक है। अब ये क्या है सक्सेनाइल CoA है, तो ये क्या होता है कन्वर्ट होता है सक्सीनेट में, ठीक है। तो इसमें इसी प्रोसेस में क्या होता है ADP कन्वर्ट होकर ATP में आ जाता है, ठीक है। अब क्या हो सक्सीनेट के बाद क्या बनेगा फ्यूमरेट। फ्यूमरेट में क्या प्रोसेस होता है कि FAD जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में, ठीक है। अब ये है फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से कन्वर्ट होगा मैलेट और मैलेट से फिर क्या होता है ऑक्जेलो एसीटेट, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है NAD+ क्या होता है टूट जाता है NADH+H+ में, ठीक है। तो अब इस कुल प्रोसेस में हम देखेंगे कितना NADH बन रहा है। इस कुल प्रोसेस में एक यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 यानी कि इस क्रेब्स साइकिल में कितना हम देख रहे हैं 3 NADH बन रहा है, प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, प्लस 1 ATP का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था
2 पायरुवेट से क्या बन रहा था, 2 एसिटाइल कोए, यानी कि ये साइकिल 2 बार घूमेगा। तो 2 साइकिल घूमेगा तो टोटल रिजल्टेंट क्या प्रोडक्ट आएगा, टोटल रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा 3 NADH प्लस 4 CO2 प्लस 2 ATP बनेगा। ठीक है, अब हम पूरा होल साइकिल का हम रिजल्टेंट का बात करेंगे। तो वो ये जो NADH बन रहा है, FADH बन रहा है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ATP में। ठीक है, ATP में कन्वर्ट किसके द्वारा होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन चेन कॉम्प्लेक्स के द्वारा। ठीक है, अब क्रेब्स साइकिल के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसके द्वारा क्या होता है, 4 कॉम्प्लेक्स होता है जिसके द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 1 कैरियर से दूसरे कैरियर में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ATP का निर्माण होता है। ठीक है, तो कैसे ये प्रोसेस होता है वो हम जानेंगे। ठीक है, तो जो ये होता है कॉम्प्लेक्स होता है, ये टोटल कितने होते हैं कॉम्प्लेक्स, 4 होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है वो होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या होता है। ठीक है, अब देखने के बाद हम स्टार्ट करेंगे कि कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर 4 का क्या काम होता है। पहला है कॉम्प्लेक्स 1 होता है। कॉम्प्लेक्स 1 का क्या काम होता है कि ये NADH डिहाइड्रोनेज का काम करता है। ठीक है, उसके अलावा इसका दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, NADH COQ ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, उसके बाद जब ये रिडक्शन का काम हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स 1 से ये क्या होता है, ये चेन दूसरे कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करता है। दूसरे चेन का नाम क्या होता है, दूसरे चेन का नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोनेज। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेकंड के बाद जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है कॉम्प्लेक्स थर्ड में होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स थर्ड में जो जाता है उसका प्रोसेस का नाम हम कहेंगे साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद होता है कि लास्ट जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स 4, उसका नाम होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, ये चारों कॉम्प्लेक्स जब क्या करता है कि सारा जो हमारा रिजल्टेंट बना किसमें, क्रेब्स साइकिल में हमने पढ़ा था, जो रिजल्टेंट बना वो इसके थ्रू क्या होता है, जैसे NADH FADH ये सब जो रिजल्टेंट होता है इसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को पास किया जाता है, जिसके रिजल्टेंट क्या होता है कि NADH FADH ये FADH2 कन्वर्ट हो जाता है ATP में। ये कैसे होता है मैं बताती हूँ। एक NADH जो होता है वो कन्वर्ट होता है 3 ATP में। ठीक है, और एक FADH2 कन्वर्ट होता है 2 ATP में। ठीक है, अब हम ये जान गए कि ATP में कन्वर्ट कैसे होता है। अब हम रिजल्टेंट ATP की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था कि रिजल्टेंट में क्या बन रहा था, 2 NADH बन रहा था प्लस कितना बन रहा था, 2 ATP। ठीक है, तब इस NADH को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ATP में, यानी कि 2 × 3 कितना होगा, 6 ATP प्लस कितना वहाँ पे 2 ATP, यानी कि टोटल क्या ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में कितना ATP बन रहा है, 8 ATP बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड प्रोसेस जो था हमारा ट्रांजिशन रिएक्शन। ठीक है, ट्रांजिशन रिएक्शन में हम देखेंगे क्या बन रहा था। ट्रांजिशन रिएक्शन में हमने देखा था कि 2 NADH बन रहा था प्लस 2 CO2 बन रहा था। तो CO2 का तो कोई काम नहीं है, NADH यहाँ पे इस प्रोसेस में ATP का निर्माण नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम 2 NADH को कन्वर्ट कर देंगे ATP में। ठीक है, 2 × 3 यानी 6 ATP, यानी कि हमने क्या पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस में कितना था ATP 8, और इसमें क्या था 2 × 3 यानी कि 6, 8 + 6 कितना हुआ, 8 + 6 14 ATP। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस में हमने क्या देखा कि 14 ATP निर्माण हो चुका है। ठीक है, अब हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे। क्रेब्स साइकिल में 2 साइकिल घुमा था। ठीक है, 2 साइकिल के अनुसार कितना था वहाँ पे, 6 NADH, 6 × 3 कितना होगा, 6 × 3 18 होगा। ठीक है, 18 ATP हुआ प्लस हमने कितना पढ़ा था कि 2 ATP बन रहा है, 18 + 2 कितना हुआ 14, 18 + 2 कितना हुआ 20 ATP बन रहा था, प्लस उसके साथ साथ FADH2 भी बन रहा था। हमने पढ़ा था कि एक FADH2 में कितने ATP का निर्माण होता है, 2, यानी 2 × 2 कितना हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ 20 + 4 कितना हुआ 24, और हमने ग्लाइकोलाइसिस और ट्रांजिशन रिएक्शन में कितना टोटल पढ़ लिया था 14। ठीक है, तो यहाँ 24 + 14 ATP को अगर हम कुल मिलाएं तो टोटल कितना होगा 38 ATP, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है एरोबिक रिस्पायरेशन में, इसमें कितना ATP निकलता है, इसमें
निकलता है टोटल 38 ATP, ठीक है। तो ये था हमारा एनारोबिक रिस्पायरेशन। सो फ्रेंड, ये था आज का हमारा वीडियो। तो आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।